हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स इस पार्ट 2 वीडियो में। सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज ओम्स लॉ। सो व्हाट इज ओम्स लॉ? In 1827, German physicist Georg Simon Ohm found out the relationship between current I flowing through the conductor and potential difference V across the terminal of the conductor. So क्या था? 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट जिसका नाम क्या था? जॉर्ज सिमोन ओम। सो ये नेम आपको याद रखना है। जॉर्ज सिमोन ओम ने क्या किया? रिलेशनशिप फाइंड आउट किया बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है ओम्स लॉ की? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो क्या ये स्टेट करता है कि जो कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो इस वायर के एंड्स के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें एक कंडीशन क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो सेम टेम्परेचर जो है, सेम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो I इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास? कांस्टेंट आएगा। सो V अपॉन I कम्स R। तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आती है हमारे पास? R आती है। वो R क्या है? R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। वेयर R इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज, what is resistance? Definitions of resistance is the property of a conductor to resist or to oppose the flow of charges। तो क्या होगा कि ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर जो है अपने में से करंट को अपोज करता है, अपने में से फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? हमारे पास करंट ही बोलते हैं हम उसको। तो क्या करेगा ये कि हर एक कंडक्टर के पास प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस और टू अपोज द करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट और टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ charges. So SI unit of resistance is ohm and it is represented by the Greek letter ohm. तो ये ओम की रिप्रेजेंटेशन है इस सिंबल से। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आया? R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो अगर ये V की वैल्यू 1 वोल्ट हो और इस I की वैल्यू क्या हो? 1 एम्पियर हो, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1 डिवाइडेड बाय 1 कम्स 1। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1 ओम आ जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम कब आएगी? जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट थ्रू द कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू रेजिस्टेंस की? क्या आएगी? 1। सो इसकी 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनेगी व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। ठीक है, जब भी कंडक्टर के दो एंड्स के ऊपर अक्रॉस, दो एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो हमारे पास? 1 वोल्ट हो। ये मान लो एक मेटालिक वायर है। सो इसके अक्रॉस, इसके एंड्स के क्रॉस, टू एंड्स हैं इसके, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 1 वोल्ट है, ठीक है। और कितना? 1 एम्पियर इसमें से करंट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? 1 ओम होगी। तो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से हमें, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर ना, V इक्वल्स टू आई आर कहता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। तो I को अगर हम इस साइड रख लें तो V के अपॉन में क्या चला जाएगा? R चला जाएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन R। तो इससे हमें पता लगता है कि I के इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? रेजिस्टेंस है। I के इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है? रेजिस्टेंस है। मतलब कि अगर करंट
अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज, किसी भी कंडक्टर की अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो अपोज करेगा करंट को पास होने से, तो मतलब उसमें से कम करंट पास होगा। और अगर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है मतलब वो कम अपोज करेगा, मतलब कम जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा करंट को पास होने के लिए, तो क्या होगा, करंट इजीली उसमें से पास कर जाएगा। तो मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट बहुत मुश्किल से पास होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगी, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस अगर कम होगी तो करंट इजीली पास कर जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम के अंदर। तो सर्किट डायग्राम के अंदर उसका सिंबल क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट का सिंबल क्या होता है, ये। तो ये क्या होता है, इट इज अ डिवाइस यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टेंस इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। तो ये एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, करंट की वैल्यू को भी चेंज कर देगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी चेंज कर देगा, बट वोल्टेज को चेंज ये नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये क्या चेंज, रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करने के लिए अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेगा तो करंट की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर जब बढ़ा तो आई क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। और आर जब कम हुआ, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन यही होता है, उल्टा रिलेशन, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ डिवाइस यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टेंस इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, या इसको हम बोल देते हैं VI ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ हमारे पास क्या आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। तो क्या होगा, ये क्या शो करता है कि V अपॉन I की जो रेशो है, V अपॉन I को अगर हम डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट, जो कि ओम्स लॉ है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, देखिए पर्टिकुलर वैल्यू पे 0.1 एम्पियर करंट के ऊपर 0.4 वोल्ट है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 0.2 एम्पियर करंट के ऊपर 0.8 वोल्ट है किसकी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की। इसी तरह जो है ये ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, V अपॉन I की रेशो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, कंपोनेंट और डिवाइस दैट गिव्स लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। तो मैं अभी बता चुका हूं कि I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R के, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें। ठीक है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर जो अपने में से इजीली करंट को पास होने देते हैं। ठीक है, तो उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम ही होगी ना। तो कंपोनेंट और डिवाइस दैट गिव्स लो रेजिस्टेंस आर गुड कंडक्टर। तो इंसुलेटर जो होंगे, इंसुलेटर अपने में से करंट पास नहीं होने देते, मतलब उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो इंसुलेटर्स ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो फर्स्ट इज लेंथ, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। लेंथ की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसकी हम लेंथ बढ़ा दें तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। एज लेंथ डबल्स रेजिस्टेंस बिकम्स डबल्स। जैसे जैसे हम उसकी लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसकी बढ़ती जाएगी, उतना ही वो करंट पास अपने में से नहीं होने देगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन में। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्या है, कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास दो वायर्स हैं, एक थिन वायर है, थिक वायर है, सॉरी, एक थिक वायर है हमारे पास और एक है थिन वायर। सो दोनों वायर्स में से किस में करंट इजीली फ्लो करेगा, दोनों वायर्स के में से किस में से करंट इजीली फ्लो करेगा। ठीक है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एरिया के ऊपर। इसमें एरिया क्या है? ज़्यादा, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कम। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। तो एरिया इसमें क्या है? ज़्यादा, इसमें एरिया है कम। जिसमें एरिया ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। और जिसमें एरिया कम है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है। तो जिसमें एरिया अगर ज़्यादा है रेजिस्टेंस होगी कम, और जिसमें एरिया कम है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। और जिसकी रेजिस्टेंस कम उसमें करंट इजीली पास हो जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें करंट इजीली पास नहीं होगा। तो क्या थिक वायर के अंदर हमारे पास इजीली करंट फ्लो कर जाएगा? ये एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन भी है कि थिक और थिन वायर हमें गिवन है, ठीक है, सेम मटेरियल की है, ठीक है, तो उनमें से किस में से इजीली करंट फ्लो करेगा? तो ये क्वेश्चन, ये जो मैंने है वो क्वेश्चन समझा दिया है कि थिक वायर के केस में क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, हेंस थिक वायर will allow the less obstruction to the current, hence the current will pass easily through the thick wire as compared to the thin wire. So third property on which resistance depends is नेचर ऑफ मटेरियल। तो क्या होगा? हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, किन तीन चीजों पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। सो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना है, उसकी जगह पे इक्वल टू लगाना है। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने से हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे हमने लिया रो। इसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है। इस और ये होता क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, ठीक है। फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगा? अगर हम इसको इस साइड पे रख लें, ए आर से मल्टीप्लाई हुआ और एल नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए आर अपॉन एल या आर ए अपॉन एल आ गया हमारे पास फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए एंड रेजिस्टिविटी इज आर ए अपॉन एल। सो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे पहले हम केस के एक पर्टिकुलर केस के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अगर मैं ए की वैल्यू क्या ले लूँ? 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, ये एरिया ही है, 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ। और अगर लेंथ की वैल्यू मैं ले लूँ 1 मीटर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वल टू रो आ जाएगी, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? रेजिस्टेंस के इक्वल हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट मींस 1। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा हमारे पास? ओम मीटर। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना। रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट, कि कोई कंडक्टर अपने में से जो है करंट पास नहीं होने देता, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, हर एक कंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। किसी के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो किसी के पास कम होती है। हर एक कंडक्टर के, हर एक उसके अंदर डिवाइस के अंदर क्या होती है? रेजिस्टेंस होती ही है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, रेजिस्टेंस ही है, पर जब लेंथ 1 हो जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो जाए तो उसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जनरली जो है ये इसके अंदर एक क्वेश्चन भी बनेगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का ही आंसर है। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज हायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है अलॉयज की जो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो इसलिए वो डू नॉट बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इजीली बर्न नहीं होते, ठीक है। फॉर दिस रीज़न दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर मोस्टली क्या यूज़ होते हैं? अलॉय यूज़ होते हैं एज कम्पेयर टू द मेटल्स, ठीक है।
For the same reason, tungsten in the filament of bulb is used and copper and aluminium wires are used in electric transmission line. ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं हम बल्ब के फिलामेंट के अंदर. ठीक है, बल्ब का ये जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो ये गोल गोल पोर्शन होता है, ठीक है, ये फिलामेंट होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का. तो यही मटेरियल की यूज़ करते हैं. और कॉपर एल्यूमिनियम वायर की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ क्यों होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है इजीली बर्न नहीं करती हाई टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स की भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की सर्किट में जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस होगी. ठीक है, बहुत सारी रेजिस्टेंस भी अटैच हो सकती हैं. तो दो वे में अटैच हो सकती हैं, इन सीरीज एंड इन पैरेलल. तो रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल. तो रेजिस्टेंस सीरीज में कब कनेक्ट होंगी, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन जॉइंड इन सीरीज व्हेन दीज आर जॉइंड एंड टू एंड. मतलब कि एक ये एंड टू एंड जॉइन है, ये ए है, ए एंड है, बी एंड है, बी एंड के साथ सी एंड कनेक्ट है, सी एंड आगे डी एंड है, डी एंड के साथ ई एंड कनेक्ट, एंड टू एंड जॉइन होंगे. व्हेन रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड एंड टू एंड, when resistances are joined end to end, they are said to be in series. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. इन दिस केस, इस केस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. R1 का अलग पोटेंशियल होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा, पर इसमें करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, इन सीरीज जब भी रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होती हैं तो क्या होगा, करंट जो है सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस जितनी रेजिस्टेंस लगी होंगी उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर हमने देखा है ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है अमीटर का. ठीक है, और बैटरी के पॉजिटिव के साथ ही पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना है हमें वोल्ट मीटर का. हमें ये याद भी रखना है कि वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल और अमीटर इन सीरीज. ठीक है, अमीटर जो है हमेशा सीरीज में लगेगा और वोल्ट मीटर क्या लगेगा, पैरेलल में. वो मैं अभी बताता हूँ पैरेलल क्या होता है. तो हमने अभी पढ़ा रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर एंड टू एंड ये जोड़ेंगे रेजिस्टेंस को तो क्या होगा, ये इन सीरीज कहलाएंगी. इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग होगा. ठीक है, जितनी रेजिस्टेंस लगी होंगी उतने ही पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे. ठीक है, और करंट सेम होगा. ठीक है, करंट रिमेन सेम इन ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस. ठीक है, तो सेकंड हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल. रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन पैरेलल इफ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू 2 सेम नोड्स. मान लो 2 नोड्स हो गए ये x और y, इसी के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगे हुए हैं. इसके दोनों टर्मिनल्स जो है, इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल कहाँ कनेक्ट है, x और y से. इस रेजिस्टेंस R2 के रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट है, x और y से. R3 रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स कहाँ कनेक्ट है, x और y से. तो ये पैरेलल में लगी हुई हैं. ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के क्रॉस विल बी सेम. क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में लगी और वोल्टमीटर भी पैरेलल में लगता है, मैंने अभी बताया. तो क्या होगा, इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट हर एक इसमें डिवाइड हो जाएगा, करंट हर एक रेजिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा. जब ये यहाँ पहुंचा करंट तो क्या होएगा, ये I1 यहाँ पहली वाले के पास जाएगा, I2 सेकेंड रेजिस्टेंस के पास, I3 थर्ड रेजिस्टेंस के पास जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है, जब रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो वोल्टेज इज सेम बट करंट गेट डिवाइडेड इन ईच रेजिस्टेंस. जितनी रेजिस्टेंस लगी होंगे, 1 लगी हो, 2 लगी हो, 4 लगी हो, 5 लगी हो, उतने पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगा जितनी रेजिस्टेंसेस लगेंगी जब पैरेलल में कनेक्ट होंगी. तो हमें समझ में आ गया रेजिस्टेंस कब सीरीज में लगी होंगी, जब एंड टू एंड जुड़ी होंगी. पैरेलल में कब होंगी, जब जो टर्मिनल्स हैं रेजिस्टेंस के 2 नोड्स के साथ ही जुड़े होंगे. जितनी मर्जी रेजिस्टेंसेस लगी हो, इसके आगे मैं अगर चौथी लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ. तो जितनी रेजिस्टेंस लगी हो तो वो किससे कनेक्ट हो, 2 नोड पॉइंट्स के साथ ही कनेक्ट हो, उसके टर्मिनल्स. ठीक है, टर्मिनल्स मींस एंड पॉइंट्स. ठीक है, फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालनी है इन केस ऑफ सीरीज. सीरीज ये क्वेश्चन पेपर में आता है
कि फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो पहले हम सीरीज का देखते हैं। सीरीज के केस में क्या होगा, R1 R2 R3, ठीक है, और हर एक का अपना अपना क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हर एक का अपना अपना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले का होगा V1 V2 और V3। करंट इसमें से क्या जा रहा है, करंट सीरीज में सेम होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक अमीटर लगाया है, ये की होती है जो कि अभी स्विच ऑन है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव हमेशा जब भी ये ड्रॉ करना है तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन दिस केस हमें पता है V1 जो V इक्विवेलेंट जो होगी, मतलब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 और V3 के, तीनों को प्लस करेंगे तभी इक्वल आएगा ना हमारे पास। उसके बाद क्या होगा, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज I। तो हर एक रेजिस्टर के अंदर से करंट क्या जाएगा, I ही जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के ऊपर अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, V1 की वैल्यू, क्योंकि V1 तो हमें डिवाइड ही हो रहा है, हर एक केस में जितने रजिस्टर्स है उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, I तो सेम है, इसलिए I यहाँ पे सब केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। V1 के केस में V1 पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, R1 रेजिस्टेंस के, तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू IR1। उस तरह V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3 की रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस पोटेंशियल V3 है तो I तो सेम ही है, तो V3 इक्वल्स टू IR3, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लगा लिया। तो अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो V की जगह पे क्या आ जाएगा, हमने लिखा IR, तो यहाँ पे हमने लिख दिया IR, ठीक है। V इक्वल्स टू IR हमने यहाँ पे निकाला था, तो इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया V इक्वल्स टू IR। V1 की वैल्यू क्या आनी थी, V1 की वैल्यू देखो IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, प्लस हो गए तीनों। उसके बाद क्या होगा, I इस केस में रह जाएगा IR, और I इन सब से कॉमन आ गया, सब में I था तो I हमने कॉमन निकाल लिया, और R1 R2 और R3 प्लस में रह गए। I से I क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। R इन सीरीज या R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन का साइन इसलिए डाला है मैंने, ये सो ऑन है। सो ऑन मतलब जितनी भी रेजिस्टर्स लगी होंगी, रेजिस्टेंस लगी होंगी, उन सबको प्लस करते जाओगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी इन केस ऑफ सीरीज। तो इसमें एक केस याद रखना है आपको कि इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बिगर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि अगर एक सीरीज में लगी होंगी रेजिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 रेजिस्टेंसेस लगाई हैं और मुझे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, ये 1 ओम की है, ये 2 ओम की है और ये 3 ओम की है। तो इन सीरीज है तो R इन सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे निकाली हमने 1 प्लस 2 प्लस 3, कितनी होगी, 3 और 2 5 और 1 6 ओम आ गई। तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। आगे हम निकालेंगे फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या होगा इन दिस केस, जब मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो क्या डिवाइड होगा हमारे पास, करंट डिवाइड होगा। क्यों, और जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दिस केस वी ऑब्जर्व दैट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इन 3 रेजिस्टेंस लिया मैंने, तो R1 के क्रॉस करंट क्या जाएगा, I1, R2 के अक्रॉस करंट क्या जाएगा, I2, और R3 के अक्रॉस क्या जाएगा, I3 जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज V। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या आ रहा है हमारे पास, V आ रहा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे V इक्वल्स टू IR, और ये R हम डिवीजन में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्वल्स टू I, ठीक है। फॉर ईच इंडिविजुअल रजिस्टर अगर हम लिखे, हर एक के लिए लिखे, R1 के लिए लिखे, R2 के लिए लिखे, R3 के लिखे, तो क्या होगा, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, V तो सेम ही है अपॉन R1,
I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V सेम है अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये तीन वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो करें इक्वेशन, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। क्या आ जाएगा, यहाँ पे I था, I की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, अभी I की वैल्यू ये निकाल ली है हमने। I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R लिख दी यहाँ पे, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, V अपॉन R3, ठीक है। तो इन सब केस में से क्या आएगा, V हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन, कॉमन निकाल लिया हमने V, पर ये R1 अपॉन में है ना, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमारे पास रह गया, ठीक है। V से V कैंसिल होया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई हमारे पास, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, इन सबको प्लस करी जाना है। और क्या होगा, सो ऑन, कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाई जाओगे तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगी हमारे पास, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये P है पैरेलल के लिए, ठीक है। तो इस केस में हमें ये ध्यान रखना है, इस केस में क्या आएगा हमारे पास, जो रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्या होगी, सबसे छोटी होगी, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटी होगी। मान लो ये 1, 2 और 3 है, तो अगर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1, 2 और 3 इन सब वैल्यूज से क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमने पढ़ा आज रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमने क्या पढ़ा, जब एंड टू एंड ज्वाइन होगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है, जब दो नोड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस के टर्मिनल क्या हो, कहाँ पे कनेक्ट हो, दो नोड्स के अक्रॉस कनेक्ट हो, दो फिक्स्ड पॉइंट के अक्रॉस जो है किसी भी रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट जो होंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट जो होंगे ये दो नोड्स के अक्रॉस कनेक्ट होंगे, तो वो होंगी पैरेलल के अंदर, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें हमने पता लगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो हर एक रेजिस्टेंस से क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 1, 2 और 3, ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, एंड टू एंड ज्वाइन है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 6 ओम। तो ये जो 6 ओम वैल्यू है ये 1 ओम से भी बड़ी है, 2 ओम से भी बड़ी है, 3 ओम से भी बड़ी है, मतलब हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या है, बड़ी। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमने पढ़ा फॉर्मूला क्या आया हमारे पास, 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। इस केस में क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी जो है वो छोटी होगी हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है हमें, कि किसी भी कंडक्टर में से जब भी करंट पास कर रहा होता है, किसी भी कंडक्टर में से जब भी करंट पास कर रहा होगा तो क्या होगा, करंट पास करते समय वो जो है थोड़े टाइम के बाद वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, the conductor becomes hot and after some time produces heat. This is called heating effect of electric current. heating effect का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर मैं अभी आगे बताऊंगा पावर क्या होती है। तो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई और T। तो ये हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या आ गया, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला VIT। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और टाइम, T क्या है, टाइम। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो इस V की जगह पे अगर हम IR लिख दें, ठीक है, इस V की जगह पे हमने क्या लिख दिया, IR, और IT तो था ही, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला I स्क्वायर RT। तो इसी को हम बोलते हैं जाउल्स लॉ ऑफ या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंडक्टर, जो हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा पावर, पावर के बारे में पढ़ा। तो पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, इट इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रेट के ऊपर एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है,
रेट मतलब मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में भी, रेट वर्ड डिटरमाइन करता है टाइम। टाइम के साथ साथ जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी सर्किट के अंदर उसको हम पावर बोलेंगे। टाइम के साथ साथ जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी कंडक्टर के अंदर या किसी सर्किट के अंदर तो उसको हम पावर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला होगा V इंटू आई। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। V की जगह पे हमने आई आर लिख दिया तो क्या बन गया फॉर्मूला पावर का, आई स्क्वेयर आर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले पावर के याद रखने हैं। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। V पावर का पहला फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई। सेकेंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखें आई स्क्वेयर आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर। और अगर आई की वैल्यू V अपॉन आर पुट करें यहाँ पे, तो V अपॉन आई को हम क्या लिखें, अगर V अपॉन आर तो क्या हो जाएगी, V स्क्वेयर अपॉन आर, V स्क्वेयर अपॉन आर आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या आई हमारे पास, V स्क्वेयर अपॉन आर। अगर हम I को V अपॉन आर पुट करें तो क्या हो जाएगी, V स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर है ही है, एक आर से एक आर कट गया तो पावर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, हमारे पास V स्क्वेयर अपॉन आर। SI यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा हमारे पास, वॉट होगा। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज बिगर यूनिट कॉल्ड किलोवाट। तो वो जो वॉट यूनिट है वो बहुत छोटा है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लेते हैं, किलो वॉट्स में लेते हैं पावर को। तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। किलो वॉट का मतलब भी 1000 होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास पता ही है, पावर इंटू टाइम होती है। एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, पावर इंटू टाइम। 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 किलो वॉट आर। तो इसकी भी डेफिनेशन बनती है, 1 किलो वॉट आर एनर्जी क्या होती है, 1 किलो वॉट एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलो वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट पावर अगर हम 1 घंटे के लिए यूज करें तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होगी। तो किलोवाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं पावर का। तो 1 किलोवाट आवर को ये क्वेश्चन बनता है, 1 किलोवाट आवर को जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1000 वॉट होते हैं इंटू 1 आवर है। 1000 वॉट इंटू 1 आवर में सेकेंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो इसको ऐसे 3.6 इंटू 10 पावर 6 जाउल आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो इतनी थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये सारे थे एनसीईआरटी के नोट्स जो कि मैंने प्रोवाइड कर दिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें।